उपाध्याय जी, आज ईवीएम पर खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक जवाब दिया और कहा कि अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बोझ कब तक हम पर डालते रहोगे, क्या कहेंगे आप? पहले तो लोकतंत्र के महापर्व पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरह से सुदृढ़ होकर सुचारू रूप से चले और देश के अधिक से अधिक लोग इस मतदान प्रक्रिया में भाग लें, सबको शुभकामना। लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए और जनता की जीत होनी चाहिए, तभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल्य है। ईवीएम की जहां तक बात है, ये एक सैद्धांतिक भी पक्ष है और तकनीकी पक्ष है। चुनाव आयुक्त को जो कहना है उन्होंने कहा है, लेकिन ये भी सच्चाई है, विश्व में बड़े बड़े शक्तियों ने, बड़े बड़े देशों ने जो तकनीकी तौर पे बहुत ही संपन्न, सुविधा संपन्न है, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया, पहले उन्होंने स्वीकारा था। हमारे कुछ मौलिक से विचार हैं और मौलिक तर्क हैं, उस तर्क का जवाब हम चुनाव आयोग से भी चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से चुनाव आयोग तो जवाब नहीं देता। भाजपा और भाजपा के समर्थित लोग उसका पक्ष लेने में सबसे आगे आ जाते हैं। ये बात किसी कांग्रेस पार्टी और भाजपा के लिए और किसी पार्टी के लिए नहीं है। लोकतंत्र में वैधानिकता का प्रश्न है और वैधानिकता यदि मजबूत होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, मेरा यही कहना है। चलिए ठीक है, अन्य जो मेहमान है उनसे भी एक एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उससे पहले ईवीएम पर लेकिन क्या कहा है सीईसी ने, वो आपको सुना देते हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? EVMs are 100% safe, 100% sure. We know now. In last 2 years, again, we have done large number of improvements. एक EVM की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी पर एक एक रिएक्शन जल्दी जल्दी ले लेते हैं, क्योंकि चुनावी तारीखें तो हम दिखा ही रहे हैं, साथ ही आपको टॉप बैंड में ये भी दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र हो, जम्मू कश्मीर हो, जहां पर 4-5 चरणों में चुनाव होना है। सबसे पहले तो अगर आप देखें, दिल्ली हो, गुजरात हो, इसी के साथ पंजाब, यहां पर 1 चरण में चुनाव होगा। यूपी, बंगाल आप देख रहे हैं 7 फेजेस में, कर्नाटक, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। ऐसे करके हम लगातार आपको जानकारी दे ही रहे हैं। आपके पास आते हुए आशुतोष वर्मा जी, जल्दी से एक रिएक्शन इस पर। आज शायद उन्होंने बता दिया है कि गोया आपसे लॉयल्टी रहती नहीं है और सारा का सारा खता ईवीएम का बता देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग अपनी अधूरी ख्वाहिशों के लिए ईवीएम को बदनाम ना करें। चलिए अंजना जी, जो वो उनका व्यक्तिगत विचार था उन्होंने कहा और हम लोगों ने सुना, लेकिन हम जहां भी अन्याय है वहां पे आवाज तो उठाएंगे, हमारा काम है। इस बड़े लोकतंत्र का बड़ा पर्व शुरू हो रहा है। इस देश में 97 करोड़ जो मतदाता हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ज्यादा वोट करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और 4 जून इस देश को एक सुकून दें। मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इस मतदान से देश के अगले 25-30 सालों की जो है लिखा जाएगा और देश में जिस प्रकार से नफरत का वातावरण पिछले 10 सालों में है वो खत्म किया जाए, भाईचारा और प्यार की एक नई गंगा बहाई जाए। क्या बात है, आज तो आप एकदम सद्भाव के मूड में आए हुए हैं। अच्छी बात है कि आपने ईवीएम पर कोई भी कमेंट करने से अपने आप को रोका है। मुझे नहीं पता कि आप राहुल गांधी के आरोपों से असहमत है या आज का दिन आशुतोष जी आप चुन रहे हैं कि आज आप इस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो सीधे ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि आज का दिन पहले अपनी तैयारी और खासकर इस देश के मतदाताओं के नाम होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, राजनीति इसी का नाम है। कभी हम सही हैं, कभी आप सही, कभी गलत, लेकिन अंततः मतदाताओं का आज दिन है। इस देश में इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है जिसमें सामूहिक रूप से 140 करोड़ परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इसमें आते हैं। तो आज किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा। हम अपनी तैयारी के साथ जा रहे हैं। एग्जाम की डेट आ गई है, अब लड़ाई लड़नी है भीषण। स्वयं पुरोहित जी, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। सर्वप्रथम तो हम बधाई देना चाहेंगे कि इस लोकतंत्र के पर्व में पूरे देश के अंदर में इस त्योहार को बहुत अच्छे से पूरा देश मिलकर के मनाए। मगर पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 7 चरणों में चुनाव हो रहा है
हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमारे दल की तरफ से ये मांग की थी कि पश्चिम बंगाल में आपको जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी है आप भेजिए, मगर चुनाव एक चरण में कराइए, जिसकी मांग को इन्होंने दरकिनार कर दिया। कारण है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने वाले नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जो देश के हैं, उन्होंने वो खुद कैप्टन बन गए हैं और एम्पायर का सिलेक्शन वो खुद कर रहे हैं। ऑपोजिशन की कोई सुनवाई है नहीं, यहाँ पर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, यहाँ का जो 2021 के बाद से अब तक का जितना भी बकाया पैसा है, हम उसके ऊपर चुनाव लड़ने जाएंगे। कि बंगाल के अंदर में देखिए, एकमात्र हमारी पार्टी ने 42 के 42 उम्मीदवार 10 तारीख को एक साथ में 20 लाख लोगों के सामने, जनता के सामने, बंगाल की जनता के सामने जन गर्जन सभा जो बुलाई गई थी ब्रिगेड ग्राउंड में, वहां पे उनको एक साथ में नॉमिनेट किया गया। तो उसके साथ ही हम लोगों ने कोई भी तरह की पार्शियलिटी नहीं की है। देखो, डेमोक्रेटिक है, कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार दे सकती है, मगर ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का चुनाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। 7 चरणों में बंगाल में चुनाव, ये क्या बात है? आप बाकी राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं, यहां पर 42 सीटें हैं, आप कैसे दोनों को जज कर सकते हैं? मगर यहां भी 7, क्योंकि यहां पे आपको खेला करने के लिए और पैसों का जो खेल होगा चुनाव के अंदर में, आप देखिएगा पैसों का जो तो खेल है। ममता जी कहती है अभी नहीं, गिरिराज सिंह जी, नहीं सुनिए, गिरिराज सिंह जी जो है उनके यहाँ से घर से रुपए पकड़े गए थे, इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, करोड़ों रुपए पकड़े गए थे उनके घर से, टीवी ने, आपके चैनलों ने दिखाया था, मगर कोई कार्रवाई हुई? वो फिर उम्मीदवार बन जाएंगे, उनके ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि सत्ता पक्ष के गोदी में बैठे हैं। तो इस चीज का विरोध है। लोकतंत्र के पर्व का हम स्वागत करेंगे। हमारी नेत्री कहती है, हमारे जो कर्मी है, आप 7 नहीं 17 चरणों में चुनाव कराइए। तृणमूल कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर कर्मी बूथ लेवल पर तैयार है चुनाव के लिए। ठीक है सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। इस बीच आपको दिखा देते हैं एक बार, आज तक ने भव्य तैयारी की है। एक बार फिर से डेट नोट कर लीजिए। पहली जो वोटिंग हो रही है वो 19 अप्रैल को 102 सीटों पर हो रही है। उसके बाद दूसरे चरण का मतदान होगा 26 अप्रैल को, जहां पर 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 7 मई को 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। उसके बाद चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 49 सीटों पर, उसके बाद 57 सीटों पर 25 मई और 1 जून को, और फिर 4 जून को देश भर के नतीजे 543 सीटों के आ जाएंगे। जल्दी से आपका एक रिएक्शन आशुतोष जी, ये नंबर्स और 4 जून को फिर काउंटिंग, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो इन प्रिंसिपल इस बात के खिलाफ हूं कि एक पहले चरण से लेकर 7वें चरण के बीच में 42 से 43 दिन का गैप है। ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में, जबकि चुनाव यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से होते हैं, 3 चरणों से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए। और 2004 में जब चुनाव हुए थे तो 4 चरणों में खत्म हो गए थे, लेकिन 2014 में जब हुए तो 9 चरणों में चुनाव हुए। पिछला चुनाव 7 चरणों में हुआ। तो इसमें एक ही चीज देखनी होती है, वो ये कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो मूवमेंट है, और एक जमाना था जब इस देश के अंदर जबरदस्त तरीके से हिंसा होती थी, बैलेट पेपर लूटे जाते थे, लोगों की जानें जाती थी, गोलियां चलती थी। आज वो स्थिति नहीं है। 1-2 राज्यों को अगर आप छोड़ दें, मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रहा हूं, तो ये जो 43 दिन का गैप आप पहले चरण से 7वें चरण के बीच में दे रहे हैं, ये किसी भी लेवल से जस्टिफाइड नहीं है। और या तो आप ये बताएं इसका कारण क्या है। क्या बड़े पैमाने पर आप हिंसा की बात सोच रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास इतनी एडिक्वेट नहीं है कि हम उनको उस तरीके से नहीं पोजीशन कर सकते? तो समझ में आता तो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। मैंने कहा अगर 2004 में अगर 4 चरणों में हो सकता है, तो 7 चरण 19 तारीख से लेकर 1 जून, 43 दिन। विनोद जी, बंगाल का विधानसभा चुनाव 6 चरणों में हुआ। आप याद करिए, मैं आपकी बात सहमत हूं। देखिए, पहले क्या था, सड़कें अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, पुल नहीं बने थे, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट में समय लगता था। तब भी 7 चरण में चुनाव नहीं होता था, 4 चरण 3 चरण अधिकतम। मुझे याद है 77 में शायद 2 या 3 चरणों में चुनाव हुआ था, 77 में जब गए। लेकिन अब जब संचार साधन इतने मजबूत हो गए हैं, सड़कें बहुत अच्छी हो गई, पुल बन गए, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जहां 4 घंटा पहुंचने में लगता था वहां आप 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है अब 7 चरण या 8 चरण का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। चलिए आपको बता दें, ठीक 4 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें जो चेयरमैन है मीडिया एंड पब्लिसिटी के पवन खेड़ा उस मीटिंग को एड्रेस करेंगे। जल्दी से एक बार लिए चलते हैं आपको पटना, जहां से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, इधर तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है, वहां पर अभी सीट शेयरिंग को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर किस तरह की तैयारी दिख रही है और किस तरह के रिएक्शन? हमने गिरिराज सिंह की बात सुनाई, हमने सम्राट चौधरी की बात सुनाई, सब
जो सत्ताधारी पक्ष है उसकी तरफ से तो वाहवाही ही हो रही है, लेकिन क्या है पूरा इस वक्त तस्वीर चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद? रोहित। देखिए अंजना, जो 7 चरणों में बिहार में चुनाव होने वाला है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। 2019 से भी 7 चरण में देश में भी हुए थे और 7 चरण में बिहार में भी हुए थे। वही चीज रिपीट हो रहा है इस बार बिहार में भी 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी इसको लेकर अपना दम भर रही है। चुनाव तारीखों का स्वागत किया गया है और दावा किया जा रहा है कि इस बार 40 में से 40 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएगी। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है वो अभी भी फंसा हुआ है अंजना। अभी तक सीटों के ऐलान नहीं हुआ है। जो एनडीए में जो फॉर्मूला क्या हुआ है, समझौता क्या हुआ, उसको लेकर घोषणा अभी तक नहीं हुई है। कल अमित शाह ने हमारे ही कार्यक्रम में कहा था कि 1 हफ्ता और लगेगा पूरी घोषणा होने में। यानी कि चिराग और पशुपति पारस का जो पूरा मामला है वो ऊपरी तौर पर तो लग रहा है कि मामला सुलझ गया है। चिराग को 5 सीटें मिल गई हैं, उनकी डील फाइनल है। लेकिन पशुपति पारस जो है वो लगातार एनडीए में रहकर बगावती तेवर इख्तियार किए हुए हैं और हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने का दम भी भर रहे हैं। अब चिराग पासवान अगर हाजीपुर से लड़ते हैं तो एनडीए में रहते हुए तो पशुपति पारस हाजीपुर से लड़ नहीं पाएंगे। तो उनके पास एक विकल्प ये हो सकता है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच खींचातानी देखी जा रही है। आरजेडी सिर्फ 10 सीटें देना चाह रही है कांग्रेस और लेफ्ट को, लेकिन कांग्रेस है कि वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। यानी दोनों तरफ ही जो है भी मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है। जल्द इस पे कोई ना कोई जो है समझौता जो है सामने हो सकता है। और जेडीयू के ही राजीव रंजन जी हमारे पास बैठे हुए हैं, तो जल्दी से उन्हीं से प्रतिक्रिया ले लेते थे। क्या डर सता रहा है, क्यों नहीं आप लोग सीट शेयरिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर पा रहे हैं? चिराग पासवान तो उस दिन इतने खुश होकर बाहर आए थे, लगा कि सब कुछ मामला सलट गया है। क्या पशुपति पारस का डर आप लोगों को सता रहा है? क्या वो जाकर आरजेडी से मिल सकते हैं, हाजीपुर से लड़ सकते हैं रामविलास जी की सीट से? क्या हो गया है राजीव जी, क्या हुआ मामला? देखिए, बिहार की सीट शेयरिंग के लिए एक बात समझना बेहद जरूरी है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बाकी दल पहले से जुड़े हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी को फैसला करना है किनको कौन सी सीटें जाए और कितनी सीटें मिलेंगी। आखिरी चरण में पूरी बातचीत है और लगभग सभी घटक दलों से ये सहमति है या उन्हें ये बताया जा चुका है कि उनकी सीटें कितनी होंगी और कौन सी होंगी। इनका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो कुछ तो बता के जाइए ना राजीव जी। 16 सीटें आपको चाहिए, 16 मिल रही है ना, जेडीयू को तो 16 मिल रही हैं। आप एक बात तो समझ सकती हैं कि आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपने विश्लेषण के। जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं होगा, किसी भी पार्टी प्रवक्ता को यह अधिकार क्षेत्र के उनके दायरे के बाहर है कि वो ये कह सके कि उनकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ने जा रही है। फिर साझा ऐलान की औपचारिकता का कोई महत्व नहीं रहेगा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा। अच्छा, मांगा कितना था? मांगा कितना था ये बता दीजिए। आपके सूत्र मुझसे ज्यादा प्रभावशाली हैं और आप ही आपके तो पास सूत्र हैं, बताइए ना। नहीं, देखिए